नंदिश दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। थैंक यू। अनदेखी से ही शुरू करते हैं। एक तो स्पॉइलर भी आ गया कि आप आ रहे हो और आप जा भी रहे हो। लेकिन क्या आपको ये पता था जब आपको मेकर्स ने अप्रोच किया था? जी, मुझे पता था एंड मैं इस शो का हिस्सा सीज़न 2 से था। सीज़न 2 में ऐसा था दैट सीज़न 3 में वी डिडंट नो कि क्या स्टोरी होगी, बट आई न्यू द एंटायर स्टोरी फॉर सीज़न 2 और उसमें बहुत अच्छा था। एंड देन सीज़न 3 केम एंड देन आई सॉ कि अब सीज़न 3 में दे आर किलिंग दिस कैरेक्टर। बट you can't back out or you can't say कि मैं नहीं करूँगा. It's first of all a commitment towards your character. एंड जो स्टोरी है, जो स्टोरी के लिए अच्छा है वो तो करना ही है. एंड आई रियली फील दैट समर्थ एज अ कैरेक्टर इसने बहुत कंट्रीब्यूट किया इन सीजन 2 एंड सीजन 3. नाउ इट्स न्यू कैरेक्टर्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, सो आई एम हैप्पी विद हाउ इट्स शेप्ड अप. ओटीटी की अगर बात की जाए, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या ऐसे चेंज है जो आपको लगता है कि ये आपके एज एन एक्टर काफ़ी ग्रो करने में हेल्प कर रहा है? जो सबसे बड़ा चेंज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन ओटीटी इज दैट इट्स ऑलमोस्ट द प्रेप, द शूट, the way we read the script. It's more like a film. It's an elongated version of a film. And उसमें proper prep time मिलता है. You can work on your characters, you play different characters. Whereas when I was doing TV, that वो थोड़ा सा different था. ऐसी कौन सी बात है जो आप वेट करते हो उस स्क्रिप्ट में, उस किरदार में, जो कि आपको अगर मिल जाए तो आप तुरंत हाँ कह दो? तो पहली बात तो मुझे लगता है कि ज़रूरत कितनी है स्टोरी में, और अगर वो आ रहा है तो वो स्टोरी में और बाकी के किरदारों पे क्या इम्पैक्ट छोड़ रहा है, ऑडियंसेस पे क्या इम्पैक्ट छोड़ रहा है, और उसको हम कैसे क्या डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं उसको मोल्ड करने के लिए कैरेक्टर को. लाइक व्हेन आई सिट विद माय डायरेक्टर्स या मैं राइटर्स के साथ बैठता हूँ, क्रिएटिव्स के साथ बैठता हूँ, तो मेरा पहला उनसे डिस्कशन यही होता है कि इसको कैसे इम्पैक्टफुल बनाया जाए. जुबली की अगर बात की जाए, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट था। जिस तरह से स्क्रीन पे वो नज़र आ रहा था, एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्क्रीन पे पोर्ट्रेयल था। जब सीरीज़ आ गई, आपका रिस्पॉन्स, जो आपके प्रति जो इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स था, वो कैसा था? More than I expected. Much more than how I anticipated. बट मुझे नहीं पता था कि मदन कुमार और जमशेद खान जब वो साथ में मिलेंगे ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट होगा. एंड हाउ द इंडस्ट्री रिस्पॉन्डेड वॉज माइंड ब्लोइंग. पीपल दैट आई हैड नेवर स्पोकन टू, ऐसे डायरेक्टर्स, ऐसे फिल्म मेकर्स, ऐसे एक्टर्स जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई थी, they found out about me. They maybe found out my number from somewhere. They texted and called me. So I really felt कि मुझे जमशेद खान की वजह से इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा वेलकम मिला. एक वक़्त वो भी रहा होगा जब एक्चुअली आप काम का वेट कर रहे होगे, जब शुरुआत में थे। अपने इस ट्रांज़िशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब मेरे पास काम नहीं भी था, मैंने टीवी किया 2015 तक. उसके बाद मैं 2 साल तक वेट कर रहा था. 2018 में मैंने शुरू किया सुपर 30 के लिए शूट करना. 2 साल मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए फ्रॉम टेलीविज़न, मोस्टली टेलीविज़न के ज़्यादा आते थे. एंड फ़िल्म के कुछ उस टाइम पे इतना ओटीटी का चलन नहीं था, लेकिन फ़िल्म्स के काफ़ी सारे मेरे को आते थे जो दे वर एज़ कैरेक्टर्स इन सम गुड फ़िल्म्स, सम लो बजट फ़िल्म्स, कुछ कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए. लेकिन मैंने वो नहीं किया बिकॉज़ मुझे नहीं लगता, जो अंदर से मैं वो नहीं कर पाता. और उस टाइम भी मेरे पास काम नहीं था. मैं 2 साल तक घर पे बैठा हुआ था. तो मेरे लिए काम मना करना इज़, एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट कि मैं काम मना करता हूँ. मुझे बस ये लगता है कि जो चीज़ मेरे साथ रेजोनेट नहीं करती है, जो मुझे लगता है कि इम्पैक्टफुल नहीं होगी, वो मैं नहीं कर पाता हूँ. स्टोरीज, गुड कॉन्सेप्ट्स, बट मुझे अगर नहीं लगता कि मैं इस किरदार में जस्टिस कर पाऊँगा, आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू द ऑडियंस ऑल्सो. मेरे लिए तो वो फेयर है ही नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट मैं अगर खुश नहीं होऊंगा उसको करके तो फ़ायदा नहीं है. बट इट्स नॉट फेयर फॉर द ऑडियंस ऑल्सो. क्या कभी ऐसा प्रोजेक्ट या कभी कोई भी एक स्टोरी या कोई छोटा-मोटा भी कॉन्सेप्ट को आपने हामी भरी हो सिर्फ़ पैसे के लिए? क्योंकि हाँ, पैसे भी तो हाँ, ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल मैंने किया था. देयर वाज़ दिस शो कॉल्ड ग्रहण ऑन हॉटस्टार, और वो कोविड के बाद मेरे पास आया था. एंड द मेकर्स ऑफ द शो सेड दैट इट्स ओनली अ 5 डे वर्क. आपके 4 से 5 सीन ही हैं, एंड इट्स अ स्पेशल अपीयरेंस, एंड दे वर पेइंग वेल, सो आई डिड इट. मुझे पता था उसका कोई ऐसा खास इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, बट या कोविड के टाइम पे पैसों की ज़रूरत थी और वो किया मैंने. आपकी जर्नी कैसे रही है? अगर चैलेंजेस की बात करें तो अगर बता पाएँ शुरुआती से किस तरह के स्ट्रगल्स आपने फेस किए, किस तरह से चैलेंजेस आपने फेस किए? अब पहचान मिल गई है, लेकिन वो पहचान पाने के लिए कितना? मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत
बहुत ज़्यादा रही है और उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत लेट मिले हैं मुझे। आई थैंक गॉड, आई थैंक द यूनिवर्स कि मुझे जो चीज़ मैंने सोची है या जो मैंने सोचा है कि मैं ये पाथ लूँगा, वो पाथ मेरे लिए हमेशा वर्क किया है। चाहे वो मेरे कॉलेज के टाइम से हो, मैंने कॉलेज में जब मुझे एयरफोर्स पायलट बनना था, उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट किया। मुझे लगा कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद मैं थोड़े थोड़े महीनों तक मैंने काम किया होटल्स में एंड आई फेल्ट कि दैट वाज़न्ट वर्किंग फॉर मी। मुझे मुझे वो किक नहीं मिल रहा, एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था। देन मुझे लगा मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए। मैं मॉडलिंग में आया तो दैट रियली वर्कड फॉर मी। उसके बाद जब मैंने टेलीविज़न किया दैट रियली वर्कड फॉर मी। देन व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे अब फ़िल्म्स करनी है, ओटीटी करना है, दिस इज़ ऑल्सो वर्किंग फॉर मी। सो मैं ब्लेस्ड हूँ कि जो मैं सोचता हूँ वो वहाँ तक पहुँच जाता हूँ, चाहे वो लेट हो। लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगल आई थिंक मतलब मैं मुंबई के बाहर से हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं है, अकेला रहता हूँ, पैसों की दिक्कत, जब यहाँ पे सर्वाइवल के लिए बीच में 2 ढाई साल काम नहीं था। टीवी के टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा था, तो टीवी जब मैंने शुरू किया उसके पहले ऐसा वक्त था जब मैं वन रूम किचन में रहता था अपने एक दोस्त के साथ। आई थिंक 10 बाय 10 का रूम था, उसी में अटैच्ड इससे भी इस स्टूडियो से भी छोटा रूम था और उसमें एक अटैच्ड टॉयलेट था छोटा सा, एक किचन थी ओपन किचन, उसी में नीचे गद्दे बिछा के सो रहे हैं, उसी में काम कर रहे हैं, उसी में पढ़ाई कर रहे हैं, उसी में खाना बन रहा है। तो वो लाइफ भी देखी है और अब की जो लाइफ है वो भी देख रहा हूँ जहाँ पे वैनिटी वैन है, यू ट्रैवलिंग इन बिजनेस क्लास, यू गोइंग ऑन शूट्स, यू ट्रीटेड वेल। जिस रूम का आपने ज़िक्र किया, ये कब जब मुंबई आए थे तब शुरुआती के दिन ये की? मेरे कॉलेज के बाद का था, जब मुंबई आया था मेरे कॉलेज के बाद का टाइम था। मेरा रूममेट था सौरभ सक्सेना। अच्छा। आई थिंक इफ़ ही वॉचेस ही विल रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। और वो मेरा कॉलेज में मेरा क्लासमेट था और हम लोग कॉलेज के बाद एक शिफ्ट हुए थे। आई थिंक कांदिवली में मैं रहता था और और कितने साल तक या कितने महीनों तक आई थे? थिंक मैं वहाँ पे 1.5 साल था, 1.5 से 2 साल उस रूम में। और वहाँ पे ही हमारे दोस्त आते थे। एक बेड था हमारे पास, वो भी लोहे का बेड होता है ना, कास्ट आयरन का लोहे का बेड, एक बेड था उस, और नीचे एक गद्दा बिछाते थे। तो कभी वो ऊपर सोता था, कभी मैं नीचे, कभी मैं ऊपर, वो नीचे, ऐसे रोटेट करते थे। और कभी कोई अगर फ्रेंड आ गया तो हम गद्दा वद्दा रेंट पे लेके आते थे नीचे बिछा दिया। आई रिमेंबर एक बार मेरी बुआ आई थी, मेरे पास अभी भी वो पुरानी पिक्चर पड़ी हुई है। शी केम टू विजिट मी और कहती है मैं तेरे घर आ रही हूँ। मैंने कहा बुआ घर नहीं है, ये कमरा है बस। कहती है कोई बात नहीं। तो वो शी केम, तो उनको हमने उस पर ऊपर सुलाया, हम लोग एक एक्स्ट्रा गद्दा लेके आए नीचे दो सोने के लिए। सुबह बुआ उठी तो वो बोलती हैं तुम्हारा बेड कितना आवाज़ करता है, बिकॉज लोहे का बेड था तो उस पर ना टर्न भी करो तो पूरा आवाज़ होती थी। सो या तो वो टाइम भी फन था। अच्छा, मुंबई आने का मकसद इस इंडस्ट्री से जुड़ना ही था। जब मैं शुरू में आया था तो मैं होटल मैनेजमेंट करने के लिए आया था। मुझे सिर्फ मुंबई आना था, मेरा कोई ऐसा वो नहीं था एजेंडा कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। बट आई लव्ड मुंबई एज अ सिटी। और जब मैं स्कूल में था राजस्थान में तो मुझे ये था कि मुझे बस मुंबई पहुंचना है स्कूल ख़त्म करने के बाद। तो मुझे होटल मैनेजमेंट करने का मौका मिला, मैं यहाँ पे आ गया होटल मैनेजमेंट करने के लिए। और उसके बाद ड्यूरिंग जब मैं वो पढ़ाई कर रहा था तो मुझे फिर इस इंडस्ट्री में आने का शौक था कि तो होटल मैं, मैनेजमेंट का अपना कोर्स पूरा किया? मैंने पूरा किया। आई अच्छा। डिड माई ग्रेजुएशन, होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने ताज में जॉब किया कुछ महीनों तक, 6 से 7 महीने ताज में जॉब किया। फिर मैंने अपनी मॉडलिंग शुरू की धीरे धीरे और कॉल सेंटर ज्वाइन किया। सो कॉल सेंटर में रात को काम करता था, दिन में मॉडलिंग करता था। फिर अगेन 2-3 घंटा सो, फिर रात को जॉब पे जाओ, फिर दिन में मॉडलिंग करो। पहला पे चेक या पहला सैलरी कितनी थी? 9,000 मंथली सैलरी थी, उसमें से भी कट कटा के आई थिंक 7,500 कुछ मिलता था। एंड दैट वाज इन 2005। तो मैंने कोई प्रिंट शूट किया था एज अ मॉडल एंड उस टाइम पे आई वाज गेटिंग, द फर्स्ट टाइम आई गॉट मनी वाज 800 रुपीज़ फॉर दैट प्रिंट शूट। आई थिंक वट एवर 3-4-5 आवर्स। ऑडिशंस की बात करें, रिजेक्शंस? बहुत सारे, मतलब रिजेक्शंस आई थिंक मुझे मुझे याद भी नहीं है यार कितने ऑडिशंस दिए मैं, सब मतलब इतने ऑडिशंस दिए हैं, एड्स, फिल्म्स, टीवी, एवरीथिंग। इनिशियली बुरा लगता था जब रिजेक्शन होता था कि, एंड वेट करता था कि ये वाला ऑडिशन दिया था, इसका क्या हुआ होगा, इसका क्या हुआ। नाउ इट्स नॉट देयर। नाउ एज इन आई एम टॉकिंग अबाउट सिंस 5-6 years। नाउ इट्स मोर लाइक कि अपना कर्म करो और भूल जाओ।
उस वक्त ऑडिशंस कैसे देने जाते थे? मतलब मुंबई एक तो इतना दूर दूर जगह है, ट्रेन बसेस पैसे ही नहीं होते थे, ऑटो के भी पैसे नहीं होते थे। तो ट्रेन में अगर टाउन जाना है, कहीं पे चर्च गेट जाना है, उस साइड किसी को मिलने जाना है, और उस टाइम पे उधर मॉडलिंग के काफ़ी सारे ऑफिसेज होते थे। हाँ, मुझे याद है चर्च गेट की यस, तरफ, महालक्ष्मी महालक्ष्मी चर्च गेट, वहाँ पर है ना। I'm अगेन टॉकिंग अबाउट 2005-6। उस टाइम पे चर्च गेट और महालक्ष्मी में मॉडलिंग असाइनमेंट्स के बहुत सारे ऑफिसेज थे, तो मुझे वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता था, तो पैसे ही नहीं होते थे कैब वैब के, टैक्सी वगैरह के। तो मुझे याद है मैं कांदिवली स्टेशन से ट्रेन पकड़ता था, और फर्स्ट क्लास के भी पैसे नहीं होते थे, तो अपना टिकट लिया, सेकंड क्लास में घुसे, सब ये शर्ट वर्ट तो कुछ मतलब ख़राब हो जाती थी सब पसीने में। और चर्च गेट पहुँचो, वहाँ पे उतरो, फिर वहाँ से है ना बस पकड़ो, वहाँ पे भी टैक्सी के पैसे नहीं होते थे, तो वहाँ से बस पकड़ो, बस पकड़ के ऑफिस जाओ, मिलो उनको, एंड देन फिर अपना ये शूट वगैरह करो, प्रिंट शूट और मॉडलिंग असाइनमेंट्स, और फिर शाम को वापस आ जाओ। फिर अपना कॉल सेंटर के लिए आओ, शावर लो, चेंज करो, फिर कॉल सेंटर की शिफ्ट पे भागो। तो ये डेली का यही प्रोसेस ये था। कॉल सेंटर वाला कितने कितने सालों तक 2 रहा? साल। 2 साल? 2 साल, हाँ। कितने सालों का मेहनत लगा जब पहला असाइनमेंट एज अ एक्टर आपको मिला? मैंने 2007 के एंड में अपना पहला असाइनमेंट किया था एज एन एक्टर, विच वाज ऑन टेलीविज़न एज एक एपिसोडिक शोज़ आते थे उस टाइम पे, तो मैंने वो एपिसोडिक शो पहला किया था। और उसके बाद मुझे जो पहला प्रॉपर शो जो मुझे मिला था, दैट वाज कस्तूरी। कस्तूरी वाज ऑन स्टार प्लस, बालाजी का शो था, तो वो मुझे पहली बार मैंने किया था। आई थिंक वो 2008 में था। उतरन के बाद लाइफ कैसे चेंज हुई? उतरन के बाद लाइफ बिकेम वेरी comfortable, and there was good money, good offers coming in, and I wasn't growing as an actor. बहुत अच्छा पैसा मिल रहा था उस टाइम पे, उतरन के टाइम पे, और अच्छे ऑफर्स आ रहे थे टीवी के, अच्छी मतलब सारी चीज़ें बहुत कंफर्टेबल हो गई थी। मैंने अपना घर ले लिया, गाड़ी ले ली, सब कुछ हो गया उस दौरान। एंड बट मुझे लगा कि ग्रोथ रुक गई थी उसके बाद। एज एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी मैं ग्रो नहीं कर रहा था। ओ टी टी था नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। एंड दैट्स व्हेन मैंने उसके उतरन के बाद 2-3 शोज़ और किए, और 2015 में फिर मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं हो पा रहा है। वो 2 साल आपका फेज़ कैसा रहा? तो मैं अपनी सेविंग्स में से धीरे धीरे निकालता रहा, खर्च करता रहा। मेरे रेंट्स पे करने थे, ईएमआई पे करना था, घर का, गाड़ी का ईएमआई पे करना था। सो खर्चे तो उतने ही थे, और इनकम एकदम रुक गई थी 2015 के बाद, और ईएमआईज़ बहुत सारे थे। सो 1 साल तक तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। 2017 वाज ओके, 16 तक निकल गया। 2017 में एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हुए, क्योंकि मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना टाइम लगेगा। मुझे लगा कि 6-8 महीने, 1 साल में मैं कुछ ना कुछ क्रैक कर लूँगा। लेकिन जब वो 1 साल निकल गया और काम, उसके बाद ये सारे थॉट्स आने लग गए कि टीवी छोड़ा तो सही डिसीजन लिया कि नहीं। सेल्फ डाउट होने सेल्फ लग डाउट, एंड कुछ दोस्तों ने भी मुझे बोला कि तूने ये सही डिसीजन नहीं लिया। मॉम डैड ने भी 1-2 बार क्वेश्चन किया कि बेटा आपने टीवी क्यों छोड़ा, और आपको अच्छा पैसा मिल रहा था, अब आपके सर पे इतना सारा लोन है, घर का लोन है, गाड़ी का लोन है, ईएमआईज़ हैं पे करने के लिए, खर्चे हैं, सर्वाइवल के खर्चे हैं। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग द प्रेशर। फिर मुझे लगा कि क्या करूं, टीवी के कॉल्स फिर भी आते रहते थे, तो वो टेम्पटेशन होती थी कि मैं टीवी कर लूं। लेकिन जो मैंने ब्रेक लिया, जो अनकंफर्टेबल स्पेस में मैं अब आया हूं, जब मैंने ग्रो करना शुरू किया है, अपने आप को समझना शुरू किया है एज एन आर्टिस्ट, तो ये सब जाने दूं, टीवी कर लूं कि इसको कंटिन्यू रखूं। एंड देन आई हैड अ फ्यू पीपल इन माई लाइफ जिन्होंने मुझे बोला कि नंदिश, इफ़ यू हैव टेकन अ डिसीजन, स्टिक टू इट। सपोर्टेड माई डिसीजन, एंड दैट गेव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। तो मैंने कहा नहीं यार, रुकते हैं, कोई बात नहीं, अनकंफर्टेबल स्पेस है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। सो देयर वाज अ पॉइंट इन 2017, जब मैंने सुपर 30 साइन की, उसके जस्ट पहले, दैट आई लिटरली हैड नो मनी इन माई अकाउंट। I had almost become ज़ीरो in terms of my saving, because 2 साल तक मैं अपने सेविंग्स में से खा रहा था, और ईएमआईज़ भर रहा था, ये सब खर्चे हो रहे थे। क्या वजह हो रही थी कि आपको जिस तरह के प्रोजेक्ट्स चाहिए हैं, जो सोच रहे थे वो आपको नहीं मिल रहे थे? रिजेक्शंस पे अगर मिल रहे थे तो क्या ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ थी जिसको बार-बार वही आपके बीच में आ रही थी रिजेक्शन को लेके?
व्हेन यू मीट योर कास्टिंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स, उनके दिमाग में वो, उनके जहन में वही रहता था कि आपने टेलीविज़न किया है, सो यू नो यूर अ टीवी एक्टर एंड यू हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ सेइंग योर डायलॉग डिलीवरी, यू हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ एक्टिंग। तो वो एक नोशन बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है वो नोशन, बट उसकी वजह से काफ़ी सारे हिंड्रेंसेस आए। एंड देन आई थिंक इट ऑल्सो टुक टाइम के जब मैंने ब्रेक लिया था तो लोगों के जहन से वो निकलना, उनके दिमाग से निकलना, वो जो मैंने पहले के कैरेक्टर्स किए हुए थे। एंड आई थिंक ये एक परसेप्शन अभी भी है कि आप अगर टीवी कर रहे हो तो इन ओटीटी और इन फिल्म्स यू आर नॉट टेकन सो ईजली, यू आर नॉट टेकन सीरियसली सीरियसली वहाँ ओके। पर। ठीक है, यू विल गेट सम वर्क हियर एंड देयर, बट उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। बट जब मैंने वो 2 साल का ब्रेक लिया और टीवी से मैंने सोचा कि अब मुझे दूसरे मीडियम्स में काम करना है, देन आई थिंक लोगों के दिमाग में ऑल्सो दे थॉट, जब जिनको भी मैं मिल रहा था, दे टुक मी मोर सीरियसली, दे सेड नहीं ये सीरियस है, अगर ये घर बैठ सकता है, हाँ अगर ये कंफर्टेबल स्पेस में से निकल के अपनी सेविंग्स में से खा के ऐसे स्टेज पे रहने के लिए तैयार है कि जहाँ पे इसका पैसा ख़त्म हो रहा है, इसको ज़रूरत है काम की, दैट मीन्स ही इज़ सीरियस अबाउट सीरियस दिस, अबाउट हिज वर्क। ही इज़ सीरियस एज एन एक्टर, एज एन ट्रू। आर्टिस्ट। तो फिर मुझे यू नो पीपल स्टार्टेड टेकिंग मी मोर सीरियसली। तो कह सकते हैं एक अलग पहचान बनाने के लिए आपने पहले अपनी पुरानी पहचान को तोड़ा और फिर नई पहचान बनाई। बिल्कुल, एंड वो ज़रूरी है भी। सो आई थिंक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, आई थिंक दैट्स समथिंग ऑल लीडर्स डू। मेरी कल ही किसी से बात हो रही थी, एंड आई फील एक अच्छा लीडर आपको अगर सपोर्ट करेगा या मेंटर करेगा तो वो ये देखेगा कि आप में इन्वेस्ट करना वर्थ इट है कि नहीं, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक द इंडस्ट्री वाज सीइंग इन मी आल्सो जब मैंने ब्रेक लिया। पर्सनल लॉस जो आपके भाई का, अगर उस बारे में कुछ बता पाए हमें कि नो वो भी एक टफ फेज था आपके लाइफ के लिए। उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, बिकॉज वो मेरा छोटा भाई था। मेरी नीस मुझे बाबा बुलाती है। मॉम डैड के लिए अभी भी डिफ़िकल्ट है। मॉम अभी भी 1 साल, अभी 1 साल हुआ है ओंकार को। तो मॉम डैड बुआ, मेरी सिस्टर इन लॉ ओंकार की वाइफ मोहिनी, क्यारा, यू नो वी आर ऑल वेरी क्लोजली निट बिकॉज ओंकार हैड कैंसर। तो हम सबको ये भी लगता है कि एक तरीके से एटलीस्ट वो सफ़र नहीं कर रहा है पेन में, वो होता अभी हमारे साथ और सफ़र कर रहा होता, उससे बेटर है कि एटलीस्ट वो पीस में है। What's happening on personal front? Is Nandish in a relationship? Open for love? Oh, I'm open to it. I'm open to it. I'm always open for love. As I said, I'm an emotional person, and मैंने ये पहले बहुत बार बोला है that love, कुछ भी हो, I will never stop believing in love. That is something जो मुझे drive करता है. And as an artist, I feel love is very important for every artist to feel love here and be loved and love somebody. I feel I'm always going to be open for love. रिलेशनशिप, आप ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो जहाँ पे एज एन इमोशनल पर्सन आपको लगा कि मुझे रहना चाहिए लेकिन वो सही नहीं था रिलेशनशिप और फिर आपको निकलना भी ज़रूरी था उससे। या बिल्कुल रहा हूँ मैं, और डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए बिकॉज़ मैं प्रैक्टिकल उतना नहीं हूँ, इतना प्रैक्टिकली नहीं सोचता हूँ। तो मुझे कई बार पता भी होता है कि ये चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है, बट आई एम सो इमोशनली इन्वेस्टेड एंड यू नो द काइंड ऑफ पर्सन आई एम कि मुझे लगता है कि हर्ट नहीं करना किसी को, या इतना प्रैक्टिकल मत बन, या इतना प्रैक्टिकल मत सोच दैट यू नो यू एंड अप hurting somebody, or you know you say something which is not going to go well सामने वाले के साथ। तो हुआ है, थॉट्स आए हैं, एंड यू नो वो चीज़ें एंड भी हुई हैं, बट आई इमोशनली गेट वेरी इन्वेस्टेड। जब मैं होता हूँ प्यार में तो आई एम कम्प्लीटली इन्वेस्टेड इन दैट।